यूक्रेन और अमेरिका की दोस्ती के साथ साथ जो ये युद्ध है रूस को लेकर, ये लगातार अब निर्णायक मोड़ पर जा रहा है। अमेरिका के यूक्रेन तक पहुंचते ही जंग में परमाणु पनडुब्बी की एंट्री हो गई है। नाटो की ललकार के बाद पुतिन ने एटमी पनडुब्बी को उतार दिया है और ये कहा जा रहा है कि ये पनडुब्बियां धमक के साथ नॉर्थ अटलांटिक का चक्कर लगाकर लौट आई हैं। ये सभी ऐसी मिसाइलों से लैस थी जिनके जद में पूरा यूरोप था। 16 मिसाइलों से इन्हें लैस कर समंदर में चक्कर लगवाया गया और यह कहा जा रहा है कि 16 मिसाइलों जिनसे लैस होकर पनडुब्बी ने चक्कर लगाया, ये वो मिसाइलें थी जो पूरे यूरोप को निशाना साध सकती थी। आप समझ सकते हैं जो कितनी बड़ी खबर हो जाती है जब एक तरफ व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि अगर उनके देश की अस्मिता पर, संप्रभुता पर सवाल खड़ा हुआ, रक्षा को लेकर बात आई, तो फिर वो परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद ये परमाणु पनडुब्बियां उतारी जाती हैं, समंदर का चक्कर लगाती हैं, 16 मिसाइलें इसमें लादी जाती हैं और उसके बाद ये जद जब पता लगता है तो पता लगता है कि पूरा यूरोप इनके जद में आता है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। लेकिन फिलहाल 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये 5 तस्वीरें अपने आप में अहमियत रखती हुई क्योंकि रूस ने पनडुब्बी उतार दी है। बाइडेन ने रूस को ललकारा है, पुतिन ने नाटो को चेता दिया है कि देखिए संभल जाइए, अगर आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप हमारे मुल्क के लिए खतरा बनेंगे तो फिर हम परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। उधर जंग के 31 दिन हो गए हैं, बम बारूद हर तरफ नजर आ रहे हैं। तो 4 किरदार जो बड़ी बातें हैं, नाटो की बैठक में जो बाइडेन ने हुंकार भरी है, यूक्रेन को हथियार भेजने का ऐलान किया है, और उधर पुतिन कह रहे हैं कि नॉर्थ अटलांटिक में हमने अपनी एटमी पनडुब्बी को उतार दिया है। यह पनडुब्बी जो है 16 इसमें मिसाइलों से लैस थी और नाटो देशों को सीधी चेतावनी जो है इस पनडुब्बी के सहारे दी गई है। यूक्रेन के खिलाफ जंग पार्ट 2, तो उस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं अरविंद केजरीवाल के पास। से कम नहीं है, ये केवल और केवल एक ही कारण से हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है, और उस ईमानदारी का नतीजा है कि बजट ने इस किस्म से छलांग ली है। हमने 7 साल के अंदर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को ख़त्म किया, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया, रेवेन्यू के अंदर जो लीकेजेस थी, एक्सपेंडिचर में जो लीकेजेस थी, वो सब ख़त्म की, और उसका नतीजा है कि आज दिल्ली के लोगों को इतने बड़े बजट का फ़ायदा मिलने वाला है। हमारा मानना है कि आज एक आम आदमी के सामने इस देश में 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, रोजगार और महंगाई। और इसको लेके अभी जैसे पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार ने सरकार बनते ही 25,000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, जिसका 1 महीने के बाद जिनकी भर्ती होने वाली है। 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया पंजाब में। आज दिल्ली में जो बजट पेश किया गया है, अगर उसको मैं मोटे मोटे तौर पे बहुत ब्रॉडली देखूं, तो इन 2 समस्याओं का समाधान, रोजगार और महंगाई, इन 2 समस्याओं का समाधान आज ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए करता है। इतने बड़े स्केल के ऊपर, इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके के साथ, मुझे नहीं लगता रोजगार पैदा करने के लिए, मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने प्रयास किया है जो आज इस बजट के जरिए किया गया है। पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 12 लाख रोजगार दिल्ली के युवाओं के लिए तैयार किए। इनमें 1,78,000 रोजगार सरकारी सेक्टर में थे और लगभग 10 लाख रोजगार प्राइवेट सेक्टर में थे। 12 लाख रोजगार पिछले 7 साल के अंदर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तैयार किए। आज जो बजट पेश किया गया है, ये बजट अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। ये बात कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कि हम अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार देंगे। ये कोई चुनावी वादा नहीं है, आज कोई चुनावी सभा नहीं थी। आज विधानसभा के अंदर बजट रखा गया और बजट में
20 लाख रोजगार तैयार करने का एक पूरा खाका देश के सामने रखा गया। ये बहुत ही बोल्ड बजट है, बहुत ही इनोवेटिव बजट है और इसके लिए मैं मनीष सिसोदिया जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यही आज लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोरोना की वजह से बहुत सारे जॉब्स चले गए, हर घर के अंदर तकलीफ है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। तो 20 लाख जॉब्स का ये जो बजट है, इसमें बताया गया कि दिल्ली में 1,68,00,000 लोग ऐसे हैं जो कि जॉब्स लेने के लिए सक्षम है। आबादी 1,68,00,000 नहीं है, आबादी तो 2 करोड़ के ऊपर है, उसमें बच्चे हैं। ये 1,68,00,000 लोग टोटल हैं हु आर फिट टू टेक अप जॉब्स। उन 1,68,00,000 लोगों में से केवल 1/3 लोग ऐसे हैं जिनके पास आज जॉब्स हैं दिल्ली के अंदर, बाकियों के पास जॉब्स नहीं है। तो ये 33% की जो संख्या है, इसे हमें बढ़ा के 45% तक 5 साल में ले जाना है। इसे 12% हमें इंक्रीज करना है। 12% इंक्रीज करने का मतलब है कि आज 56 लाख लोगों के पास जॉब्स हैं, इसे 76 लाख तक ले जाना है। तो 20 लाख नए जॉब्स हम लोगों को क्रिएट करने हैं। और ये कोई एम्प्टी प्रॉमिस नहीं है, खोखला वादा नहीं है। आज जितने डिटेल में इस बजट के अंदर पूरी रूपरेखा समझाई गई, ये जॉब्स कहाँ से आएंगे, इतनी महीन एक्सरसाइज, माइक्रो एक्सरसाइज, डिटेल्ड एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज मुझे नहीं लगता कभी इस तरह की हुई है। जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए रिटेल सेक्टर में, इन सेक्टर्स के अंदर जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। रिटेल सेक्टर, फूड एंड बेवरेज सेक्टर, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी। तो ये 8 सेक्टर्स हैं, 8 क्षेत्र हैं जहां पे नए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। और हर एक की बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की गई है, हर एक की बहुत डिटेल्ड स्कीम्स बनाई गई हैं। दिल्ली की 5 मार्केट्स आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि दिल्ली की फेमस मार्केट्स हैं, ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं। इन मार्केट्स को पूरा रिवैम्प किया जाएगा, उनको रिनोवेट किया जाएगा और वहाँ पे उम्मीद है कि पूरे रिवैम्प और इनोवेशन के बाद उन मार्केट्स के अंदर बड़े स्तर के ऊपर बिजनेस बढ़ेगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल लगाया जाएगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल से उम्मीद है कि पूरे देश से और दुनिया भर से बहुत सारे टूरिस्ट्स दिल्ली आएंगे, जिससे दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ेगी। और हर साल दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल होगा, लंबा फेस्टिवल होगा, जिससे दिल्ली की इकोनॉमी बढ़ेगी और दिल्ली में बड़े स्तर के ऊपर जॉब्स क्रिएट होंगे। होलसेल, दिल्ली जो है हमेशा से देश का एक तरह से होलसेल मार्केट रहा है, पर किन्हीं कारणवश उसकी वो जो होलसेल का जो नेचर था, उसका जो कैरेक्टर था, वो ख़त्म हो गया। इसको वापस रिवाइव किया जाएगा, दिल्ली को वापस होलसेल मार्केट बनाया जाएगा और अलग से दिल्ली होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल किया जाएगा। दिल्ली बाजार पोर्टल बना रहे हैं हम लोग। मैंने पिछली साल ऐलान किया था दिल्ली बाजार पोर्टल, जिसमें दिल्ली के सारी दुकानें, दिल्ली के सारे मार्केट्स एक पोर्टल पे लाए जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर कुछ भी माल बिकता है, छोटी दुकान पे, बड़ी दुकान पे, कहीं भी कोई भी माल बिकता है, वो आपके पड़ोस में रहने वाला, किसी कॉलोनी में रहने वाला आदमी भी खरीद सकता है और 24 घंटे खरीद सकता है। ऐसा नहीं कि सूरज छिपने के बाद फिर दुकान बंद हो जाएगी, कभी भी खरीद सकता है, रात को 12 बजे 1 बजे भी खरीद। अमेरिका में रहने वाला कोई आदमी भी खरीद सकता है, लंदन में रहने वाला कोई आदमी भी आपके लोकल मार्केट से, खान मार्केट से, चांदनी चौक से, आपके लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कोई भी माल खरीद सकता है। इससे हमें उम्मीद है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा जंप मिलेगा और दिल्ली के माल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बिकने चालू होंगे। गांधीनगर को ग्रैंड गारमेंट हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। गांधीनगर का कपड़े का व्यापार जो है बहुत बड़ा है और इसको अगर हम अच्छे तरीके से, इसको सिस्टमैटिक तरीके से अगर रिवैम्प करके पूरे मार्केट को डेवलप किया जाए तो इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दिल्ली की जो नई स्टार्टअप पॉलिसी है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खोलती है। दिल्ली ऑलरेडी देश का
स्टार्टअप कैपिटल बन चुका है। दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा नए स्टार्टअप्स निकल रहे हैं। तो दिल्ली की जो स्टार्टअप पॉलिसी है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो बहुत सारे नए नए बिजनेस शुरू करेंगे और दूसरों को नौकरी देंगे। दिल्ली के जो नॉन कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उसको सबको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे हमें उम्मीद है कि काफ़ी सारे जॉब्स निकलेंगे। जो फेमस फूड हब्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनको मार्केट किया जाएगा। और फूड ट्रक पॉलिसी, जो खाने वाले ट्रक्स होते हैं, इसकी एक पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि बड़े स्तर के ऊपर इनको प्रमोट किया जा सके। ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे जिसके अंदर बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत है। जो एक आम आदमी, छोटा आदमी थोड़ी से कैपिटल से, छोटी कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ये सारी चीज़ें, क्लाउड किचन क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएगी, ई व्हीकल, सोलर एनर्जी, अर्बन फार्मिंग। इसके ज़रिए ऑलरेडी दिल्ली ईवी कैपिटल बन चुका है देश का। दिल्ली फिल्म पॉलिसी जो बनाई गई है, हमें उम्मीद है इसके ज़रिए बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे। रोज़गार बाज़ार पोर्टल जो हमने बनाया, रोज़गार पोर्टल जो बनाया था हमने पिछली साल, जैसे हमने शुरू किया उसमें 10 लाख के करीब जॉब्स निकले थे। इसका सेकंड वर्जन बनाया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो 20 लाख जॉब्स का एक एक के सामने लिखा है कि ये करने से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, ये करने से इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, ये करने से, ये पूरा डिटेल्ड प्लान आज देश के सामने रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने है महंगाई की। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल्ली के लोगों को, केवल और केवल दिल्ली के लोगों को मिल रही है और वो जारी रहेंगे। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल बेहद शानदार हो गए हैं। शिक्षा फ्री है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी शिक्षा फ्री है। ढेरों लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। ढेरों लोग, इस साल 4.25 लाख लोगों ने प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराए हैं। अगर आपके घर में 2 भी बच्चे हैं पढ़ने वाले और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये तो एक बच्चे की फीस आई जाती है। तो 10,000 रुपये पर मंथ एक आम आदमी का महंगाई के, इतनी महंगाई के ज़माने में बच गया, स्कूल का ही बच गया। बहुत बड़ी बात है। हेल्थ के क्षेत्र में दिल्ली अकेला देश, पूरे देश के अंदर दिल्ली अकेला राज्य है जहाँ पे हर आदमी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका पूरा इलाज मुफ्त है। अगर आपको थोड़ा सा बुखार हुआ, मोहल्ला क्लिनिक जाइए, आपको डॉक्टर दवाई देगा, डॉक्टर भी फ्री, दवाइयाँ भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, सब कुछ फ्री। अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई जिसमें 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का खर्चा आता है, आप जीटीबी जाइए, एलएनजेपी जाइए, जीबी पंत जाइए, दिल्ली सरकार के 38 बड़े बड़े हॉस्पिटल है, किसी में भी जाइए, सारा इलाज फ्री है। सारा पैसा दिल्ली सरकार देगी, आपसे पूछा नहीं जाएगा आप अमीर हो कि गरीब हो, बीपीएल के कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई टेस्ट कराना है, एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन कराना है, जो भी कराना है, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में फ्री है। हॉस्पिटल में टेस्ट ना हो पाए, आप प्राइवेट में करा लो, सारा रिम्बर्स किया जाता है। इस तरह की हेल्थ सिक्योरिटी जो है, मुझे नहीं लगता देश तो छोड़ो, दुनिया में कहीं इस किस्म की हेल्थ सिक्योरिटी कहीं किसी भी राज्य के सिटीजन्स को दी गई है। ये अब जैसे आज वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को गरीबी में धकेल देता है। कोई घर में बीमार हो गया, बड़ी बीमारी हो गई, सब कुछ बेचना पड़ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। वो दिल्ली के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, शिक्षा की सिक्योरिटी, हेल्थ की सिक्योरिटी। तो लोगों को महंगाई से और चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है वो तो हम कर रहे हैं। तीसरी, बिजली। आज दिल्ली के 73% जनता को फ्री बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है। बहुत बड़ी बात है। मैं कई राज्यों से होके आया हूँ, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं हर महीने। यहाँ पे लोगों के बिजली के बिल 0 आते हैं। महंगाई के ज़माने में ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। पानी फ्री मिल रहा है लोगों को। दूसरे राज्यों में आप चले जाइए, दूसरे राज्य क्या, दिल्ली के अंदर भी हमारी सरकार बनने के पहले मैं जब घूमा करता था, लोगों के 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये के महीने के बिल आया करते थे। अब लोगों के 0 बिल आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था
तो रोजगार बजट इसे नाम दिया गया है। और अब बात करते हैं यूपी की, क्योंकि कल की शपथ के बाद आज कर्मपथ पर चलने का दिन था। दूसरी पारी के पहले ही दिन सीएम योगी ने कई बड़े ऐलान किए और इसमें सबसे बड़ा ऐलान जो था वो था 3 महीने मुफ्त राशन को आगे बढ़ाने का। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे। आपको बता दें आज रूस और यूक्रेन की जंग का 31वां दिन है। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां ग्राफिक्स बिग वॉल के जरिए हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको और ज्यादा इस युद्ध की विभीषिका को समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए, यहां पर रूस ने परमाणु पनडुब्बी उतार दी है और 23 मार्च को दरअसल परमाणु हमले की धमकी जो थी वो रूस की तरफ से दी गई थी और उसके बाद यहां पर परमाणु पनडुब्बी उतार दी गई। ये कहा जा रहा है कि इसमें जो मिसाइलें थी उनकी जद में पूरा का पूरा यूरोप था। धमकी के बाद रवाना की गई पनडुब्बियां 16 मिसाइलें यहां पर तैनात करके इनको चक्कर लगवाया गया। उत्तर अटलांटिक सागर तक पहुंचा पनडुब्बी बेड़ा और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स जरिए। देखिए, कुछ इसी तरह से मॉस्को से ये पनडुब्बी का जो बेड़ा था वो जाता है और समुद्र में वापस लौट आता है और ये कहा जा रहा है कि पूरा यूरोप इसकी जद में था। अटलांटिक का चक्कर काटकर ये पनडुब्बियां वापस लौटी हैं। एक पनडुब्बी में 16 मिसाइलें थी और बार बार इस बात को कह रहे हैं कि यह दावा किया जा रहा है कि इन पनडुब्बियों में जो मिसाइलें थी उनके जद में पूरा यूरोप था। हर पनडुब्बी में 16 मिसाइलों को रखा गया था और इन तमाम पनडुब्बियों को जब भेजा गया तो ये तस्वीर अगर आप देखेंगे, यहां मॉस्को से निकलकर वो जाती हैं, अटलांटिक में वापस लौट कर आती हैं। अब सवाल यह क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा विश्व युद्ध की? क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि बाइडेन ये कह रहे हैं कि युद्ध अपराधी है पुतिन, लेकिन यहां पुतिन का कहना है कि अगर यूक्रेन की मदद आप ऐसे करते रहेंगे तो फिर आपको भी गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और क्या बातें आ रही हैं? बाइडेन का यह कहना है कि यूक्रेन को मदद दी जाएगी, लेकिन पुतिन कह रहे हैं कि अगर मदद की तो यह रूस पर हमला माना जाएगा और उसके बाद जो रिटेलिएशन होगा वो उसी हिसाब से किया जाएगा। बाइडेन ने कहना है कि नेटो फौज की तैनाती बढ़ाएंगे, लेकिन पुतिन कह रहे हैं कि नेटो ने अगर उकसाया तो नेटो को मुंहतोड़ जवाब देंगे। बाइडेन कह रहे हैं काला सागर में जंगी बेड़ा उतारा जाएगा, लेकिन यहां पर अटलांटिक सागर में परमाणु पनडुब्बियां उतार दी गई और इन परमाणु पनडुब्बियों में जो मिसाइलें रखी गई उसके जद में पूरा यूरोप था। यानी नेटो को क्लियर संदेश था कि अगर आप इस युद्ध में ज्यादा एक्टिव होंगे तो यह हमारे साथ युद्ध है और इसके परिणाम आप समझ लीजिए किस स्तर के हो सकते हैं। यह एक बड़ा संदेश यहां पर दिया जा रहा है। लेकिन एक युद्ध इन दोनों नेताओं के बीच में भी चल रहा है, लगातार चल रहा है और दोनों अपने आप को अपने तरीके से एक दूसरे को गिराने में, दबाने में या संदेश देने में लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रूस ने जो परमाणु धमकियां दी है इनका सिलसिला कैसे बढ़ता है? देखिए, 23 मार्च 2022 को यह कहा गया कि अगर नेटो ने उकसाया तो परमाणु हमले का अधिकार हमें है। यह बात व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कही जाती है, यहां निकलकर सामने आती है। उससे पहले 22 मार्च को एक बड़ा स्टेटमेंट आया था कि अगर अस्तित्व पर खतरा होता है तो फिर हम परमाणु साधनों का इस्तेमाल करेंगे, परमाणु हमला हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। उससे पहले 3 मार्च 2022 को भी न्यूक्लियर कमांड को हाई अलर्ट कहा गया था कि आप अलर्ट पर रहिए, आप एक्टिव रहिए, तैयार रहिए, सतर्क रहिए। उसके पहले भी देखिए, फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले से पहले एक बार और धमकी दी गई थी परमाणु हमले को लेकर। लेकिन यह सिर्फ इस बार तक की धमकी नहीं, इससे पहले भी धमकियां दी गई हैं। 2014 में क्रीमिया पर हमले के दौरान भी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यह धमकियां दी गई थी। हालांकि यह माना जाता है कि यह धमकियां रूस इसलिए देता है ताकि रूस के ऊपर हमला करने की नेटो या अमेरिका कहीं से भी हिम्मत ना कर सके। बचाव के तौर पर यह धमकियां दी जाती हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां जो हैं काफी बदल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में 21वें दिन की कहानी क्या है? तो ये देखिए, ये हरा मैप जो है ये रूस है और ये मैप जो है ये आपका
यूक्रेन आता है, खार्किव है, वहां पर जंग लगातार चल रही है, पलटवार जो है देखने को मिल रहा है। मारियोपोल की आप बात करेंगे तो यहां पर कब्जा हो गया, क्रीमिया पर पहले से कब्जा था, खेरसान में कुलिव की बात करेंगे यहां पर भी कब्जा है। कीव एक ऐसा इलाका है जहां पर यूक्रेन पलटवार कर रहा है। लवीव की बात करेंगे तो वहां पर भी इस वक्त कब्जा जो है। चेर्निहाइव में भी लगातार लड़ाई हो रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं, मैकोलिव से लेकर क्रीमिया। तो ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जहां पर गोल निशान है वहां वहां यूक्रेन पलटवार कर रहा है, और जो ये लाल निशान पूरे हैं यहां पर यह माना जा रहा है कि रूसी फौज का कब्जा हो गया है, सेनाओं को बढ़ा रहा है, लगातार चीजें वहां से हो रही हैं। अब सवाल होता है कि दोनों की ताकत कितनी ज्यादा है, क्या कमजोरियां क्या ताकत है। तो रूस बनाम नेटो में कौन भारी पड़ेगा? अगर आप कुल विमानों में बात करेंगे, आप खास तौर पर कितने हैं, तो 20,723 विमान इनके पास आते हैं। रूस यहां नेटो से पीछे होता है, हालांकि नेटो में कई देशों का समूह है। लड़ाकू विमानों की आप बात करेंगे 3,527 उसके पास हैं, रूस के पास कम है 772। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की आप बात करेंगे 1,048 नेटो के पास हैं, 739 रूस के पास हैं। हेलीकॉप्टर्स की बात करेंगे 8,485 नेटो के पास हैं, 1,543 रूस के पास हैं। आर्म्ड व्हीकल की अगर आप बात करेंगे तो 1,44,000 नेटो के पास है, तकरीबन 60,000 रूस के पास है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और गौर करने वाली बात है ये आखिरी, ये देखिए, ये परमाणु बम की जब हम बात करते हैं तो नेटो के सभी देशों को मिलाकर 6,056 केवल है, लेकिन यहां पर रूस आगे बढ़ जाता है और रूस इस बात को समझता है कि इसका असर कितना भयावह होगा, इसीलिए इस बात की धमकी लगातार वो देता है। तो ये हमने कंपैरिजन किया